जो लास्ट क्लास में जब अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने पढ़ा था बेटा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो ये चीज तो हमें समझ में आ गया कि कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे शो करते हैं। आज अपन क्या करेंगे कि अपन एक नई चीज सीख रहे हैं, सिस ट्रांस। अब हमने ये तय कर लिया था कि सॉरी कि हमें ये चीज पता लग गई थी कि ये दो स्ट्रक्चर अलग अलग है। आपको ये तय हुआ था बेटा अपना? बात नहीं प्लीज यार, समझा चुका हूं मैं। अपन ने बेटा ये तय कर लिया था बेटा कि ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है बेटा, अलग अलग है। ये तय हुआ था। अब अगर ये स्ट्रक्चर अलग अलग है तो हमें इनका क्या लिखना चाहिए बेटा, नाम भी अलग अलग आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? भाई अगर मैं कहूं कि ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम नहीं है, मैं कहता हूं ये दोनों स्ट्रक्चर सेम नहीं है, आप कहते हो सेम नहीं है, तो फिर इसका भी नाम ब्यूट वन वन टू डाइन है और इसका भी ब्यूट वन टू। तो हमने कहा कुछ तो अलग लिखो। मैं अगर स्ट्रक्चर ही बना बना के बोलूंगा क्या, ब्यूट, मैंने कहा ब्यूट वन सॉरी ब्यूट टू डाइन, ब्यूट टू इन, तो आपको किसने कहा ब्यूट टू इन, नाम बोला मैंने। अब तुम समझ कंफ्यूज हो जाओगे ये वाला है कि हमें इनका नाम अलग लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। तो अब नाम में क्या अलग करें, तो हमने इसमें क्या कर दी बेटा, थोड़ी थोड़ी पहचान दे दी। क्लियर है? हम एक नए वर्ड लिया है, सिस और ट्रांस। सिस और ट्रांस हमें देखना कैसे होता है, देखो ध्यान से, कि हमें जैसे इन दो डबल बॉन्ड वाले दो कार्बन को लेना होता है। पहले तो कौन से कार्बन को लेना होता है? डबल बॉन्ड वाला ये कार्बन, डबल बॉन्ड वाला ये कार्बन। अब देखो ध्यान से, तो डबल बॉन्ड वाले इस कार्बन को डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन से कंपेयर करना होता है। इस कार्बन पे जो दो बॉन्ड आपके पास में, अगर इधर वाला और इधर वाला कोई सेम सेम वाला सेम साइड हो जाए तो सिस, और सेम चीज ऑपोजिट साइड हो जाए तो ट्रांस। जैसे बेटा इस कार्बन की अगर मैं देखूं CH3 और इस कार्बन पे भी क्या है, तो क्या दोनों के सेम ग्रुप सेम साइड है क्या? तो क्या बोला, सिस। तो नाम हो गया बेटा सिस ब्यूटोइन। आगे बात में सामने देख रहे, और अब की बार देखो सेम ग्रुप क्या है बेटा, तो नाम क्या हो गया, ट्रांस ब्यूटोइन। क्या बात सबको समझ में आ गई बेटा? अब जैसे ये वाला है, मैं कहूं बेटा इसका नाम लिखो, कि सर इसका क्या नाम लिखे, मैंने कहा लिखो तो सही कोई नाम, सिस ट्रांस कुछ। तो कहोगे सर इसको अगर मैं पलट भी दूं तो कोई सिस ट्रांस है, क्योंकि इसका तो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही नहीं है ना। जिनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, जो नई चीज बन रही है, उनके लिए तो है सिस ट्रांस। इसके लिए सिस ट्रांस लिखूंगे ऐसे कि सर सेम ग्रुप, आप पलट भी दो तो कोई नई चीज बन सकती है क्या? भाई मैंने इसका नाम लिखा 2 मिथाइल प्रोपीन, तो अगर मैं इसको पलट के लिख दूंगा तब भी तो 2 मिथाइल प्रोपीन और कंपाउंड भी सेम रहने वाला है, कोई टेंशन ही। तो ऐसी चीजों का सिस ट्रांस नहीं आएगा बेटा। इसमें कैसे बोलूं, सेम ग्रुप सेम साइड बोल सकता हूं क्या? ऐसे मत कह देना कि सर देखो दोनों सेम ग्रुप सेम साइड। अरे इन दो कार्बन में कंपेयर करना होता है, इसमें और एक, ऐसा मत कर देना कि ये दो सेम ग्रुप सेम साइड, इसका नाम सर से गुरुजी सिस हो गया, मास्टर ने ये कहा था सेम ग्रुप सेम साइड। अरे इन दो कार्बन में कंपेयर करना, इसका ग्रुप और इसका ग्रुप आपस में एक दूसरे के साथ कैसे। आगे बात समझ में, डबल बॉन्ड के दो कार्बन में कंपेयर करना होता है, ठीक है। और इसका नाम जैसे कॉमन नेमिंग में सिखाया था, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल इथाइन। अब इसका नाम लिखना है तो बताओ बेटा कि देखो इसमें अगर में डबल बॉन्ड है तो ये दोनों तो सेम ग्रुप नहीं है, लेकिन एक तो सेम ग्रुप है HH, और HH क्या है, सेम साइड, तो नाम हो गया सिस पेंटोइन। इसका बेटा क्या है, ये दोनों तो चलो सेम नहीं है, लेकिन ये तो सेम ग्रुप है। कोई भी दो सेम ग्रुप एक दूसरे के ऑपोजिट है, इन दो कार्बन में कंपेयर करना है, इसका सेम इसका ग्रुप और इसका ग्रुप एक दूसरे के क्या है, ट्रांस, तो नाम हो गया ट्रांस पेंटोइन। आगे बात समझ में इसका लिख सकते हो क्या सिस ट्रांस, इसका कोई सिस ट्रांस है, इनके और इसके कंपेयर करूं तो कुछ नहीं है। इसमें देखो बेटा एक Cl ऊपर और एक Cl नीचे, तो क्या बोलूंगा, ट्रांस। क्या बोलूंगा, ट्रांस। इसमें बताओ बेटा दोनों Cl सेम साइड है, तो क्या बोलूंगा, सिस। आगे बात में, ये कौन सी सिस्टम है, क्यूमेलिन सिस्टम है। क्यूमेलिन सिस्टम में ज्योमेट्रिकल होते हैं ना बेटा, तो इसमें बताओ सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड है, तो क्या बोलूंगा, ट्रांस। ये कौन सा सिस्टम है, एलिन सिस्टम। और एलिन सिस्टम में तो होते नहीं है सिस्टम्स, एलिन सिस्टम का ज्योमेट्रिकल है, इन जगह से तो कोई ज्योमेट्रिकल आता ही नहीं है ना, तो कोई सिस्टम से नहीं होता है। हाँ वो बता रहा हूँ रे। अब इजेड नोमेनक्लेचर क्या है बेटा, इजेड नोमेनक्लेचर। देखो बेटा इजेड नोमेनक्लेचर क्या होता है, ध्यान समझो कि देखो ये सिस ट्रांस है ना, ये इसकी लिमिट है बेटा। किस तरह लिमिट है, मतलब मैं कहूँ बता इसका सिस ट्रांस लिख के दिखाओ, सेम ग्रुप है क्या आपस में, ऐसी चीजों में तो सिस ट्रांस लिख ही नहीं सकते हम।
तो हमने एक नया नोमेनक्लेचर डिराइव किया जिसको बोलते हैं ईजेड नोमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं? ईजेड नोमेनक्लेचर होता है बेटा, ये सीआईपी रूल को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? अब बच्चों के दिमाग में आता है कि सीआईपी रूल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फुल फॉर्म होता है चेन इनगोल्ड प्रीलॉग। चेन इनगोल्ड प्रीलॉग, 3 साइंटिस्टों का नाम है। तो आप इतना बड़ा नहीं याद करके सीआईपी बोल लोगे कि ईजेड फॉलो सीआईपी रूल। सीआईपी रूल होता क्या है बेटा? सीआईपी रूल कहता है कि आप सेम ग्रुप मत देखो, आप देखो बेटा एटॉमिक नंबर। क्या देखो बेटा? जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको आप पहला प्रायोरिटी दो। उसे क्या दो बेटा? पहली प्रायोरिटी दो। और जिसका कम उसको दूसरी प्रायोरिटी दो। क्या क्या कैसे देखना है बेटा? एटॉमिक नंबर से। तो अगर एटॉमिक नंबर से देखना है तो बता, फ्लोरीन और क्लोरीन में से पहली प्रायोरिटी किसकी होगी बेटा? क्लोरीन की। क्लोरीन का ज्यादा एटॉमिक नंबर है ना बेटा, जिसका एटॉमिक मास है। एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा, जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसकी प्रायोरिटी कम। ये चीज समझ में आई बेटा? ये पहला रूल है। अब ये देखने के बाद उसने कहा कि बेटा अगर मान लो किसी के एटॉमिक नंबर सेम आ जाए, किस तरह एटॉमिक नंबर किन के सेम आ सकते हैं? आइसोटॉप से। किसके सेम आ सकते हैं बेटा? और अगर आइसोटॉप्स हुए तो हमें क्या देखना है बेटा? एटॉमिक मास। क्या देखना है? एटॉमिक। तो पहले क्या देखोगे? एटॉमिक नंबर। फिर क्या देखोगे? एटॉमिक मास। क्या बात समझ में आ गई बेटा? इसके बेस पे हम क्या लिखते हैं बेटा? प्रायोरिटी देते हैं। अब अगर सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड आ जाए तो जेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जेड। तो जेड का मतलब क्या हो गया बेटा? सेम नंबर है सेम साइड। और ई का मतलब सेम नंबर है डिफरेंट साइड। और अगर हमारे पास जैसे ये तीनों है, इन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है तो हम एटॉमिक मास देखेंगे। एटॉमिक मास किसका ज्यादा है? टी का, फिर डी का, फिर एच का। जैसे मैं तुम्हें कहूं N14 और N15 में से बताओ बेटा, तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है तो एटॉमिक मास। लेकिन ये तभी देखूंगा जब पहले मैं एटॉमिक नंबर देख लूंगा। क्या देख लूंगा? अब जैसे बेटा ये अपने पास है, तो आपको क्या करना है? इन दोनों कार्बन एटम में कंपेयर करना है। तो इस कार्बन एटम के दोनों को नंबरिंग करो बेटा। देखो ध्यान से, क्लोरीन और फ्लोरीन में से ये नंबर 1 और ये नंबर है 2। इन दोनों में से ये नंबर 1 और ये नंबर है, एटॉमिक नंबर से देख लिया। अब बताओ सेम ग्रुप है तो नाम क्या हो गया? जेड। नेम क्या हो गया? और आगे पूरा आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी नाम तो लिख लोगे ना? ना सिस ट्रांस कुछ नहीं है। आगे समझ में जेड कैसे यूज करना है? जैसे ये वाला है, इन दोनों में से पहले नंबर पे कौन होगा? Cl। और ये दूसरे पे। इन दोनों में से ये पहले पे और ये दूसरे पे। अब बताओ 1 1 ग्रुप एक दूसरे के ई और फिर इसका पूरा नाम। अब जैसे ये वाला है, इन दोनों में से नंबर 1 पे कौन होगा? ब्रोमीन। और ये अब दूसरे नंबर पे, इन दोनों में से ये नंबर 1 पे सेम ग्रुप सेम साइड तो जेड। इनमें बताओ बेटा, इन दोनों में से ये 1 और ये 2, इन दोनों में से ये 1 और ये 2 आपस में इनमें कंपेयर करना है ना, तो इसका 1 और इसका 1 एक दूसरे के ऑपोजिट है तो क्या बोलेंगे? ई। जैसे ये हमें पता है बेटा, इसका नाम सिस बोल सकते हो। अब सिस के अलावा आप इसका इजेड भी लिख सकते हो। किस तरह इजेड कैसे लिखे? देखो ये 1 और ये 2। अब देखो बेटा, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन है तो इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे। ये हाइड्रोजन और ये कार्बन है तो बताओ बेटा, इसको कार्बन को 1 देंगे, हाइड्रोजन को 2। तो देखो 1 1 ग्रुप क्या आ गए? सेम साइड। तो आप सिस भी लिख सकते हो और जेड भी लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत है नहीं है। क्या बात समझ में आई बेटा? कोई भी लिख सकते हो दोनों में से, मुझे कोई दोनों में कोई दिक्कत नहीं। आप सिस लिख लो या जेड लिख लो, जो आपको पसंद है। सिस तो कुछ का लिख सकते हैं, जेड सबका लिख सकते हैं। आई बात समझ में? जैसे बेटा हमें इसका नाम लिखना है, अरे पेन टू इन तो इसका आईयूपीसी नाम नहीं है क्या बेटा? अरे तो नाम ही तो है बेटा, पूरा नाम लिखना सीखा है। सुन तो ले बेटा, ये तो तूने आईयूपीएससी में सीख लिया था। अब इस नाम आईयूपीएससी के भी हम आगे की और चीज सीखी है। आई बात में? इसे बोलते हैं 3D नोमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं? तो ये तो 2D है तो सीख लिया था, उसके आगे 3D भी तो लिखेगा तभी तो पता लगेगा। जैसे मैंने लिखा पेन टू इन, तुझे क्या पता सिस वाली बनानी है कि ट्रांस वाली? इसके आगे अगर सिस लिखा हुआ है या जेड लिखा हो, दोनों में से एक लिखा आएगा आगे बात में, तो तुझे पता लग जाएगा अच्छा कौन सा बनाना है, सिस वाला बनाना है कि ट्रांस वाला। एक ही बात है। आगे समझ में? अब सुना ध्यान से। अब जैसे हमें इसका नाम लिखना है तो देखो बड़ा ध्यान से, कंपेयर कैसे करना है। देखो जब एक से ज्यादा पोजीशन चेक करनी हो तो आपको चैंपियन वाला रूल सिखा रखा है। क्लियर है? आप चैंपियन की टक्कर कराते रहो और जहां जीते वही युद्ध खत्म। तो देखो बेटा इन दोनों में कंपेयर कराऊं तो इसका पहले कार्बन आता है, इसका पहले
कार्बन। सामने देख लो बेटा, इन दोनों पोजीशन पे कौन है बेटा? कार्बन। देख लो, इसके पहली पोजीशन पे कार्बन आएगा, इसकी पहली पोजीशन पे कार्बन। बोलो इसमें कोई दिक्कत है कि सर? इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों की पहली पोजीशन पे कार्बन। सर सामने देख ले, बार बार कहना पड़ता है क्या? अब की बार इधर इधर नजरें हुई ना, क्लास से बाहर निकालूंगा। इतनी बार प्यार से कह रखा है सामने देख लिया और इधर देख रहे हो उधर देख रहे हो। ये दोनों पे क्या है बेटा? कार्बन। क्लियर है कि सर दोनों पे कार्बन है, तो क्या मैं तय कर पाऊंगा कि कौन जीतेगा? हम कहेंगे उससे आगे देखो। तो देखो इसके आगे कौन आएंगे बेटा? 3 हाइड्रोजन। कौन आएंगे? देख लो, जस्ट अगली पोजीशन पे 3 हाइड्रोजन है, इसके अगली पोजीशन पे कौन है? 2 हाइड्रोजन और 1 है। तो बताओ कौन जीतेगा? ऑक्सीजन जीत जाए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कार्बन से ज्यादा है ना, तो कौन जीत जाएगा? ऑक्सीजन। एक भी आ गया तो जीता हुआ माना जाएगा, तो वो जीत गया। तो वो 1 और ये 2। अब इधर आओ, इधर पहले नंबर पे कौन आएगा? 2 कार्बन आएंगे। बराबर हो गया। हमने कहा बता तेरे आगे कौन आएगा, तो ये कह रहा है मुझसे आगे 2 तो हाइड्रोजन लड़ने आएंगे और 1 है कार्बन। इस कार्बन की 3 वैलेंसी खाली है ना बेटा, एक तो ये रही, तो इसकी 3 वैलेंसी खाली। तो मैंने कहा तेरे 3 और कौन आएंगे तेरे आगे लड़ने, तो ये क्या कहेगा कि 2 तो हाइड्रोजन लड़ने भेजूंगा और 1 है कार्बन को लड़ने भेजूंगा। हमने इस कार्बन को पूछा बता तेरे आगे कौन लड़ने आएगा, तो ये क्या कहेगा? 1 तो हाइड्रोजन और 2 कार्बन। तो बताओ युद्ध यही खत्म हो गया कि नहीं हो गया? अब आपको ये कहेगा मेरा आगे क्लोरीन लड़ने आएगा, हमने कहा उससे कोई मतलब है। अब आगे आगे कुछ नहीं, तो हार गया। तो जहां हार हुई वहीं हार हुई। ये नहीं कह सकता मेरा आगे जो क्लोरीन आएगा तुम सबको बैंड बजा देगा, कोई फर्क नहीं पड़ना, युद्ध वहीं खत्म। युद्ध है, तो हमने क्या कहा? हाँ बेटा, हाँ फिर चलता रहता लड़ाई को, पर युद्ध तो खत्म हो गया, मैं क्यों जाऊंगा आगे? तो इसको क्या देखेगा बेटा? यहाँ हाइड्रोजन 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन, तो ये जीत गया। तो ये 1 और ये, अब देखो 1 1 ग्रुप एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इसका नाम होगा ई, और आगे फिर आयुपीसी नाम। ठीक है। अब जैसे ये है, इस पे कार्बन आएगा, इस पे, तो बताओ युद्ध यही खत्म। तो ये 1 और ये, अब ये चाहे आगे क्लोरीन होगा, युद्ध तो खत्म। अब क्या मतलब? लड़ाई खत्म, अब कोई मतलब है? अब इन दोनों में बताओ बेटा, कार्बन फ्लोरीन, आगे युद्ध देखना ही नहीं है, ये तो यही जीत गए। कहता मेरे आगे आयोडीन है, देखना तुम ऐसा बैंड बजाएगा। क्या मतलब बैंड बजाएगा? हमें मतलब ये युद्ध यही खत्म, ये 1 और ये। अब बताओ 1 1 ग्रुप एक दूसरे के क्या बोलेंगे बेटा? क्या बोलेंगे? आयोडीन का एटॉमिक नंबर 127 उसका एटॉमिक मास है। ठीक है, आयोडीन का एटॉमिक नंबर है बेटा 54 53। बेटा आपको पता है एटॉमिक नंबर नीचे वालों का ज्यादा होता है। क्यों रो रही है बता? जो सब बहुत नीचे है ना, ये तो नीचे वालों का ऑफकोर्स ज्यादा होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से बनी हुई है ना पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल तो आती है ना, और उसमें मैजिक नंबर भी सिखाए थे सुगली। अब देखो बेटा ध्यान से, इसमें करना है, यहाँ पे दोनों जगह पे कौन आएगा? कार्बन। युद्ध बराबर है। हमने कहा तेरे आगे भेज, कौन भेजेगा? तो कार्बन क्या भेजेगा? 2 हाइड्रोजन और 1 है, और ये क्या भेजेगा? 2 हाइड्रोजन और 1 है। तो क्या ये ऊपर वाला इसको पटक पटक के मारेगा? जीत कौन जाएगा? ऊपर वाला। तो ये 1 और ये 2। बोलो इसमें कोई दिक्कत है कि सर ये 1 होगा और ये 2 होगा? बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, अगर इन दोनों में मैं बात करूं, तो इन दोनों में बताओ बेटा, ये दोनों क्या है बेटा? कार्बन। युद्ध बराबर है। हमने कहा तेरे आगे कौन आएंगे, तो ये कहेगा 2 तो हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन बराबर, फिर कहेगा 1 कार्बन 1 कार्बन बराबर। अब हमने कहा और आगे चलो, अब ये भेजेगा 2 हाइड्रोजन 1 और ये भेजेगा 2 फ्लोरीन 1 हाइड्रोजन। अब उससे 2 दूसरे कुछ नहीं होता, एक भी बड़ा ग्रुप आ गया तो सबको सल्टा देगा। तो एक बड़ा, एक क्लोरीन आ गया जैसे नहीं 2 फ्लोरीन है, उससे कोई फर्क है नहीं पड़ता। अगर एक 12th क्लास का बच्चा होता है, एक 4th क्लास के 2 बच्चे आ जाए, तुम दोनों को लात मार के फेंक दोगे नहीं फेंक दोगे? क्लियर है? तो क्लोरीन आ गया तो फिर ये फर्क नहीं पड़ता 2 फ्लोरीन थे। हमने कहा एक भी क्लोरीन आ गया तो जीतेगा, क्योंकि ये भेजेगा 2 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन, इनमें क्या भेजेगा? 2 फ्लोरीन। 1 क्लोरीन आते जीत गया। तो ये 1 और ये, अब बताओ 1 1 ग्रुप क्या हो गए? इस कार्बन में और इस कार्बन में कंपेयर करना है, 1 1 सेम साइड, तो क्या बोलेंगे? जेड। क्या बोलेंगे? जेड। नेक्स्ट देखो इस वाले में, इन दोनों कार्बन में पहले ये कार्बन कार्बन इनमें कंपेयर, आप नंबरिंग इनमें होनी है, नंबरिंग इनमें होनी है। तो ये भेजेगा कार्बन, ये भेजेगा, बराबर है। फिर ये भेजेगा 2 हाइड्रोजन, ये भेजेगा 2, लेकिन वो क्या भेजेगा? और नीचे वाले को पटक पटक के
तो ये नंबर 1 और ये नंबर है। अब इधर आ जाओ, ये भेजेगा कार्बन, ये भेजेगा, उसके बाद ये क्या भेजेगा, एक हाइड्रोजन दो, और ये क्या भेजेगा, तो ये क्या करेगा, ऊपर वाले को पटक पटक के, तो ये 1 और ये। अब बताओ, इसका 1 और इसका 1 ऑपोजिट है, और आगे फिर आईयूपीएसी नाम लिखना है इन दोनों में। ये भेजेगा कार्बन, ये भेजेगा, बताओ यही युद्ध खत्म। इसके आगे ये कहेगा मेरे पास बहुत बड़े लोग हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, यहीं पटक पटक के मार मूर के हाथ पैरे तोड़ देगा। अब देखो यहाँ पे, ये भेजेगा कार्बन, ये भेजेगा, बराबर, ये भेजेगा दो हाइड्रोजन, ये भेजेगा, बराबर। अब ये भेजेगा ड्यूटेरियम, ये भेजेगा, एटॉमिक नंबर सेम है तो एटॉमिक है मास, ये वाला ऊपर वाले को पटक पटक के, तो ये 1 और ये। अब बताओ 1 1 एक दूसरे के, क्या हो जाएगा, ई। इस साइड से बताऊं, ले, किसने जोक मारा है, तूने, इतना घटिया जोक तू ही मार सकता है। नेक्स्ट वन, यहां देखो, ये भेजेगा कार्बन, ये भेजेगा दो हाइड्रोजन, आगे दो, बराबर है। फिर ये क्या इसको भेजेगा, और ये, तो ये वाला क्या करेगा, पटक पटक के मारेगा, तो ये 1 और ये, भाई वो जीत गया ना। अब ये भेजेगा नाइट्रोजन, ये भेजेगा, फिर ये हाइड्रोजन और ये। अब सब बराबर आ जाए तो क्या देखना है, एटॉमिक है मास, और मास उसका ज्यादा है तो ऑफकोर्स ऊपर बैठ जाएगा, इसके तो मर जाएगा ये, 1 और ये 2। हाँ एटॉमिक मास, N14 N15 मास है, एटॉमिक मास, ठीक है, आइसोटॉप्स है ना। तो ये 1 और, अब देखो 1 1 वाले एक दूसरे के सेम साइड तो Z। अब देखो, यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन है, तो देखो यहाँ पे एक क्लोरीन होगा तो यहाँ पे एक क्या होगा, अपने आप हाइड्रोजन होगा बेटा। यहाँ एक क्लोरीन है तो एक है। अब देखो बेटा, इस क्लोरीन को नंबर 1 दूंगा तो हाइड्रोजन को नंबर है, यहाँ पे क्लोरीन को 1 दूंगा तो हाइड्रोजन को 1 1 वाले सेम साइड की ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड तो क्या बोलूंगा, ई। यहाँ क्लोरीन को 1 दूंगा, इस कार्बन के क्लोरीन को भी 1 दूंगा ना, इस कार्बन के क्लोरीन को 1 है तो हाइड्रोजन को अपने आप 2 है। तो बताओ 1 1 वाले सेम साइड तो क्या यूज करूंगा, जेड। आगे समझ में, जैसे ये वाला है तो कार्बन और हाइड्रोजन में ये 1 और ये, यहाँ पे ये 1 और ये, इसके लिए बताओ बेटा, एलियन सिस्टम के लिए होता ही नहीं है, एलियन सिस्टम के लिए क्या ये चीज सबको समझ में आ गई बेटा, इसमें किसी को कोई दिक्कत है, पक्का, आराम से बैठे बैठे लिख लो। ध्यान से सुन लो, सुन लो गरीब बच्चों, बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर की। किसकी बात करें, ऑप्टिकल आइसोमर्स की, कि भाई ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। देखो बेटा, हमने क्या पढ़ लिया, हमने सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ा, फिर हमने देखा कि सेम स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि जो आप नॉर्मल आईयूपीएसी लिखते हो वो सेम आए। उसके बाद आपने देखा कि दो तरह किससे है कि अगर बॉन्ड के बीच की डिस्टेंस बदल गई तो हमने क्या नाम रख दिया, ज्योमेट्रिकल। अब हम देखेंगे बॉन्ड के बीच की डिस्टेंस भी नहीं बदल रही लेकिन फिर भी मॉलिक्यूल अलग है, और ये सबसे बड़े चैलेंजिंग है क्योंकि ये तो डिट्टो सेम दिखते हैं। डिट्टो क्या दिखते हैं, सेम। जैसे अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, बताओ इसमें क्या फर्क है। इसमें देखो OH और OH, देखो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ है, तो डिस्टेंस भी नहीं बदली। नाम लिखो, देखो नाम लिखो, इसका नाम होगा बेटा 1 2 होगा, इसका भी नाम 1 2 होगा, 1 2 डाइओल होगा, इसका भी 1 2 डाइओल होगा। इन दोनों के अब देखो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर आइसोमर नहीं है, फिर आपने देखा कि बॉन्ड की डिस्टेंस भी सेम है, मतलब ज्योमेट्रिकल भी नहीं है, तब ये भाई साहब पदार्थ है ऑप्टिकल। ये पहले कैंसिल आउट करने हैं, ये कैंसिल आउट नहीं हुए तो ऑप्टिकल नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो मैं बोलूंगा एक दूसरे के क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या है बेटा, आगे बात में। और ये भाई साहब जब पढ़ा रहे हैं तो इनका तो बिल्कुल पता नहीं चलता, ये मतलब ये सबसे बड़ा टास्क है क्योंकि ये देखने में एक ही दिखते हैं, कोई फर्क है क्या इनमें, सिस्टांस विस्टांस कुछ होता ही नहीं इनका। अब देखो ध्यान से,
बहुत से लोगों ने किया था। अब थोड़ा ध्यान से, ऑप्टिकल आइसोमर्स मतलब होते हैं ना, ये बड़ा इतने ज्यादा इफेक्टिव होते हैं ना ये चीज, कि आप समझ सकते हो कि मतलब कंपाउंड एकदम डिट्टो सेम दिखेगा, बिल्कुल पहचान में नहीं आते। मतलब एक जो केमिकल होता है, जो मतलब आपके क्या होता है, पेन किलर है, मेडिसिन है, जो प्रेगनेंसी में पेन को रिलीफ देने के काम आता है, ठीक है। तो वो पेन किलर जब बनता है ना, तो उस दो कंपाउंड बनते हैं उसके, दोनों इस तरह से सेम होते हैं। बस आपको एक कंपाउंड है उसमें एक ऊपर होता है, एक नीचे, एक ही चीज है, उसमें फर्क नहीं है। एक बार वो अबव द प्लेन है और एक बार बिलो द प्लेन है, दोनों कंपाउंड एक साथ बनते हैं 50-50% में, दोनों में बिल्कुल भी फर्क नहीं है, दिखने में दोनों डिट्टो सेम। बाकी एटम के बीच की डिस्टेंस भी नापोगे ना, वो भी क्या मिलेगी, सेम, मतलब कोई फर्क नहीं है बेटा। लेकिन एक को अगर आप लेते हैं तो पेन खत्म हो जाता है, और उसके दूसरे पार्ट को लेते हैं तो पेन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, कोई पेन ही नहीं रहता। ये दुनिया के दुख दर्द यहीं रह जाते हैं। तो वो मेडिसिन शुरू में बने तो आज को तो पेन खत्म हो रहा था, ला दूंगा, सारे दुख दर्द ही खत्म हो रहे थे। तो समझ आए इधर से, जानवर है ना बेटा, तुझे तो पता ही है, अब घास लाया कर इसलिए। अब थोड़ा ध्यान से एक बात करें, तो ये चीज सबको समझ में आई बेटा, कि मतलब कितना ज्यादा कंपाउंड चेंज हो जाता है। तो मतलब अगर अपन बात करें तो मतलब ये इनको पहचानने का एक ही तरीका है बेटा, ये लाइट के साथ पहचान में आते हैं। किससे पहचान में आते हैं, लाइट के साथ। इनको सबसे आसान तरीका है लाइट से पहचानना, बाकी तो बहुत मुश्किल है। तो लाइट से पहचानते कैसे हैं बेटा, कि अपने पास क्या है बेटा, एक ऑर्डिनरी लाइट है। कैसी लाइट है बेटा, एक ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट वो लाइट होती है, जैसे अपने जो लाइट आती है, ये ऑर्डिनरी लाइट है। इसमें क्या होता है, ये लाइट चारों तरफ फैलती है। आप जब भी इस लाइट को चालू करते हो तो चारों तरफ फैलती है। तो ये ऑर्डिनरी लाइट की खासियत होती है, ये चारों तरफ चलती है, हर डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं बेटा, इस ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से निकालते हैं। निकोल प्रिज्म तुम्हें फिजिक्स में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो एक स्पेशल प्रिज्म होता है, जिसमें क्या करते हैं बेटा, कि इस निकोल प्रिज्म से इस लाइट को जब निकालते हैं, तो ये लाइट क्या करती है कि उसके बाकी हर प्लेन में चलने की उसकी क्या कर देती है, टेंडेंसी को खत्म करके किसी एक प्लेन में छोड़ती है। जैसे आपने लेजर लाइट देखी है, तो वो लेजर लाइट जैसे आपने यहाँ से ऑन की तो यहाँ बीच में दिखती नहीं है, वो जहां टकराएगी वहीं दिखेगी। ऐसा नहीं कि चारों ओर से फैलती है, नहीं, वो एक ही डायरेक्शन में जाती है, हर डायरेक्शन में फैलती नहीं है बेटा वो। तो वैसा इसको समझो, तो लाइट किसी एक प्लेन छोड़ेगा, अब ये किसी एक प्लेन में चलेगी, ये उसकी लाइट का प्लेन है, और वो ऐसे चल रही है बेटा, ऐसे चल रही है। क्लियर है। अब वो जो लाइट चल रही है बेटा, उस लाइट के बीच में अपन एक सैंपल होल्डर लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, ये सैंपल होल्डर क्वार्ट्ज का बना होता है। किसका बना होता है, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज ग्लास का तरह होता है, बस महंगा ग्लास समझो, अच्छा होता है। इस क्वार्ट्ज की खासियत ये होती है कि ये लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, मतलब लाइट के साथ इसकी कोई छेड़खानी, जितनी लाइट आती है ऑलमोस्ट उतनी को निकाल देता है, मतलब ये खुद की पंचायती नहीं करता, कहानी खत्म, इससे ज्यादा में कोई मतलब नहीं, ठीक है। इस सैंपल होल्डर में हमने सैंपल को भरते हैं, जिस सैंपल की हमें स्टडी करनी है, जिस सैंपल की क्या करनी है, स्टडी, उसको भरते हैं और लाइट को निकलने देते हैं। लाइट को क्या करने देते हैं। अब जब लाइट इससे निकल रही होती है, तो लाइट के साथ देखो, लाइट जब बाहर निकलेगी तो ये तो उसका ओरिजिनल पाथ है, ये तो लाइट का क्या है बेटा। अब लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से क्या कर सकती है, जैसे मान लो ये ग्रीन वाला उसका ओरिजिनल पाथ है, तो वो लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से थीटा एंगल में क्लॉकवाइज घूम सकती है। पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकती है। अगर वो क्लॉकवाइज घूमी तो हम इसे क्या बोलेंगे बेटा, क्लॉकवाइज रोटेशन। क्या बोलेंगे, और क्लॉकवाइज रोटेशन है तो किस डायरेक्शन में घुमा, राइट हैंड में घुमा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड रोटेशन। क्या बोलते हैं बेटा। अब देखो ध्यान से कि जो ग्रीक लैंग्वेज है उसमें राइट हैंड या क्लॉकवाइज राइट हैंड को बोलते हैं डेक्स्ट्रो। क्या बोलते हैं बेटा, डेक्स्ट्रो। तो ये क्या हो गया बेटा, डेक्स्ट्रो रोटेशन। क्या हो गया बेटा, ये बात समझ में आई बेटा, कि जैसे राइट हैंड में घूमी तो क्या हो गया बेटा, डेक्स्ट्रो रोटेशन। क्या बात सबको क्लियर हुई बेटा, कि डेक्स्ट्रो का मतलब समझ में आया। इस डेक्स्ट्रो को हम स्मॉल डी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं बेटा, या प्लस से लिखते हैं, बस लिख दिया ऐसे, प्लस के साइन से, स्मॉल डी से। बायो वाले बच्चों ने बायो मॉलिक्यूल्स में कैपिटल डी पढ़ा होगा, कैपिटल डी के वो अलग चीज है, उसका कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है इस चीज का। अब देखो ध्यान से, इस सॉल्यूशन, अब देखो डेक्स्ट्रो रोटेशन हुआ, तो इस सॉल्यूशन ने लाइट को डेक्स्ट्रो रोटेशन में घुमाया, तो सॉल्यूशन को बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी सॉल्यूशन। आगे बात समझ में। अब जरूरी थोड़ी कि लाइट डेक्स्ट्रो ही घूमे, लाइट किस डायरेक्शन में घूम सकती है बेटा, ओरिजिनल से एंटी क्लॉकवाइज घूम सकती है, तो अपन क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कौन से डायरेक्शन में घूमे, लेफ्ट में, तो लेफ्ट रोटेशन। और लेफ्ट हैंड को बेटा, लेफ्ट चीज को जो ग्रीक लैंग्वेज में बोलते हैं लीवो। क्या बोलते हैं, लीवो रोटेशन। क्या बोलते हैं, लीवो रोटेशन। क्या बात समझ में आई बेटा, ली ली LVO,
उसने सही नहीं लिखा लीवो को, LIVO लीवो है। इसे बोलते हैं लीवो रोटेशन। क्या बोलते हैं बेटा? लीवो रोटेशन। आ रही बात में? अब देखो बेटा ध्यान से, एक सेकंड, LEVO है, सही है, LE है, व्यू नहीं है, LV है, यहाँ पे क्या है बेटा? LA। तो इसे बोलते हैं लीवो रोटेशन। क्या बोलते हैं? लीवो का मतलब लेफ्ट हैंड। लीवो का मतलब क्या होता है बेटा? लेफ्ट हैंड। तो अगर लाइट लेफ्ट हैंड पे घूमी तो देखो लेफ्ट हैंड लीवो, तो अपने आप राइट हैंड वाला डेक्स्ट्रो। तो ऐसे सॉल्यूशन को ऐसे किससे क्या बोलते हैं? लीवो रोटेशन। किससे लिखते हैं बेटा? स्मॉल एल से या माइनस से? किससे लिखते हैं? स्मॉल एल या माइनस से। और सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? लीवो रोटेटरी सॉल्यूशन। अब बेटा कि ये भी हो सकता है लाइट घूमे ही ना, सीधी चली जाए ओरिजिनल पाथ पे, तो हम क्या बोलेंगे? नो रोटेशन ऑफ लाइट। क्या ये चीज सबको समझ में आई बेटा? तो हमारे पास तीन सिचुएशन हुई। लाइट को या तो डेक्स्ट्रो घुमाया, क्या घुमाया बेटा? डेक्स्ट्रो। या लाइट को क्या घुमाया? लीवो। या लाइट क्या चली गई बेटा? सीधी। अब देखो बेटा, चाहे लाइट को लीवो घुमाया चाहे डेक्स्ट्रो घुमाया, दोनों केस में लाइट के साथ छेड़खानी हुई कि नहीं हुई? लाइट के साथ छेड़खानी हुई, तो इसे बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन। जब भी सॉल्यूशन में से लाइट जाएगी तो लाइट जा रही चलते हुए धक्का मार देता है। जैसे तुम कई बार होता है तुम्हारे सामने छोटा बच्चा जाता है, तुम ऐसे धक्का मार देते हो ना उसके, वही कहानी है। क्लियर है? अब तुम ये बैठा, लाइट लाइट जैसी आ रही है, लाइट को धक्का मार देता है, या तो लीवो घुमा देता है या डेक्स्ट्रो, तो हम इसे क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन। और जो लाइट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करता, मतलब उसकी तरफ से लाइट आए चाहे जाए, तो वो क्या हो गया? ऑप्टिकली। अब देखो बेटा ध्यान से कि जो ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशंस होते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं कायरल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? और इस कायरल का मतलब होता है बेटा ग्रीक लैंग्वेज में हाथ। तो जो अपना हाथ है बेटा, ये क्या सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? बस पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती ना, तो ये क्या है बेटा? अनसिमेट्रिकल। क्या है बेटा? अनसिमेट्रिकल। तो कायरल का मतलब क्या हो गया? अनसिमेट्रिकल सॉल्यूशन। क्या है बेटा? तो जो अनसिमेट्रिकल है वही क्या है बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव, वही लाइट के साथ छेड़खानी करेंगे। और अकायरल का मतलब क्या है? सिमेट्रिकल। अब बच्चे के साथ कंफ्यूजन क्या हो जाता है, उसे लगता है अकायरल मतलब अनसिमेट्रिकल, अकायरल अनसिमेट्रिकल ऐसा लगता है ना, तो ये मत करना। अकायरल मतलब है सिमेट्रिकल और कायरल मतलब है, तो जो अनसिमेट्रिकल होगा वही लाइट के साथ छेड़खानी करेगा, सिमेट्रिकल वाला छेड़खानी नहीं करेगा। तो अगर आपकी लाइट आई तो ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन क्या है बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव। उसे क्या बोलेंगे? कायरल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? और कायरल सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल। क्या ये बात सबको क्लियर हुई बेटा? और ये क्या है बेटा? कायरल सॉल्यूशन। क्या है बेटा? अकायरल। अकायरल कैसा होता है? सिमेट्रिकल। अब बच्चे के मन में आती है कि सर अनसिमेट्रिकल वाला लाइट के साथ छेड़छाड़ी क्यों करता है? अब देखो सिंपल सी कहानी है कि मान लो एक सिमेट्रिकल, या मान लो ऐसे ऊपर से ऐसे पाइप से लटक रहे एकदम सिमेट्रिकली, ठीक है, एकदम एकदम लाइन वाइज। अब मुझे निकलना उनके बीच में से, क्या मैं एकदम सीधा सीधा निकलूंगा? अगर भाई पाइप सीधे सीधे लटक रहे, तो अगर मुझे निकलना है तो मुझे मुड़ने की जरूरत है क्या? अपने पास से सीधा सीधा निकल जाऊंगा कि नहीं निकल जाऊंगा? बोलो। लेकिन अगर पाइप सीधे नहीं लटक रहे, यूं लटक रहे, यूं टेढ़े, और मैं यूं आया, तो मुझे निकलने के लिए यूं यूं करके निकलना पड़ेगा। और अगर मान लो पाइप यूं नहीं लटक के इधर लटक रहे होते तो यूं करके निकलना पड़ता। तो मुझे एक बात बताओ, लाइट को घूमना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कब? अगर मान लो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, सारे मॉलिक्यूल एकदम लाइन वाइज खड़े, तो लाइट सीधी सीधी निकल जाएगी। लेकिन अगर पिलर ऐसे आए, तो अगर मान लो ऊपर से पिलर लटक यूं आ रहे, मैं आया, तो मुझे यूं यूं करके निकलना पड़ेगा कि नहीं निकलना पड़ेगा? तो किसी डायरेक्शन में घूमे। और अगर यूं होते तो यूं करके निकलना पड़ता। तो क्या किसी ना किसी डायरेक्शन में घूमना पड़ता कि नहीं पड़ता? तो क्या चीज समझ में आई बेटा? कि जो अनसिमेट्रिकल है उसमें अगर भाई कोई अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, उसमें से लाइट को निकलना है बाहर, तो उसे टेढ़ा होकर निकलना पड़ेगा। तो या तो डेक्स्ट्रो होकर निकलेगी या लीवो, किसी डायरेक्शन में झुक के बाहर निकलना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? लेकिन जो सिमेट्रिकल होगा उसमें सीधी की सीधी निकल जाएगी। तो ये याद हो गया बेटा कि जो अनसिमेट्रिकल होगा उसमें लाइट को सोच लो जैसे पिलर से लटक रहे, तो लाइट को टेढ़ा होकर निकलना पड़ेगा, और सिमेट्रिकल में सीधा होके। याद रह जाएगा ये। हाँ तो टकरा सकते, तो बाहर निकलना है उसे, तो बाहर निकलने के लिए और टेढ़ा होना पड़ेगा, इतना टेढ़ा हो कि बाहर निकल जाए। भाई अगर और पाइप होते तो यूं यूं करके निकलता। डिपेंड करता है ना सिचुएशन पे। तो समझने के लिए था ये कहानी, समझ में आई बेटा? तो लाइट को कौन घुमाएगा? अनसिमेट्रिकल।
और जो सिमेट्रिकल होगा वो, अब बहुत आसान है मेरे लिए पता करना, क्योंकि ये तो जो बेटा मैं कभी भी किसी मॉलिक्यूल को देख के पता कर ही नहीं सकता कि वो डेक्स्ट्रो है कि लीवो। उसे तो पता करने का एक तरीका, लैब में एक्सपेरिमेंट करो। लैब में क्या करो बेटा, एक्सपेरिमेंट। जो मैथ वाले हैं वो सब जब कॉलेज में जाएंगे उनको करने को मिलेगा, बायो वालों को नहीं मिलेगा। तो जब आप इसमें जाते हो तो एक्सपेरिमेंट करते हो, लैब में जाते ही होता है। उधर से लाइट आती है, आपको इंस्ट्रूमेंट में रखना होता है, लाइट बाहर निकलते हो तो आप एंगल देख लेते हो कितना घूम के बाहर आई। क्लियर है? तो ये लैब में पता किया जा सकता है किसी सॉल्यूशन का डेक्स्ट्रो है कि लीवो। क्लियर है? कि सर फिर हम कैसे पता करें, हमें तो थ्योरेटिकल पढ़ना है। तो हम ये पता करेंगे कि लाइट को घुमाएगा या, हमें नहीं पता किधर घुमाएगा, हमें पता पक्का घुमाएगा, तो डेक्स्ट्रो घुमाएगा या, बस यही पता करना अपना। अपन क्या पता करेंगे कि डेक्स्ट्रो घुमाएगा या लीवो, ये या फिर घुमाएगा नहीं। अपना काम क्या है, एक्टिव है या इनएक्टिव। अब कैसे पता करें ऑप्टिकली एक्टिव है, हमें ये ढूंढना है वो अनसिमेट्रिकल है। जितने मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है वो लाइट को घुमाएंगे, और जो लाइट को घुमाएंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव। और जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल मिल गया तो वो क्या कहेंगे, वो नहीं घुमाएगा, कहानी खत्म। तो हमें तो क्या ढूंढना है कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल की, जो मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल वो कायरल, कायरल मतलब है घुमाएगा। क्लियर है? तो कायरल का मतलब क्या है, हाथ। और डेक्स्ट्रो का मतलब क्या है बेटा, राइट हैंड। तो डेक्स्ट्रो है कायरल का मतलब क्या हो गया, राइट हैंड। और लिवो कायरल का मतलब है, क्या ये याद हो जाएगा सबको, बोलो कोई दिक्कत है? चलो जी, अब अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है।